हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेक्शन 113 ऑफ बीएनएस, जो कि बात करता है टेररिस्ट एक्ट के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसके अंदर टोटल सब सेक्शन 1 से लेकर के सब सेक्शन 7 तक है। सब सेक्शन 1 बात करता है कि टेररिस्ट एक्ट होता क्या है। इसके बाद में सब सेक्शन 2 से लेकर के 7 तक जो भी इस टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व होता है उसके लिए पनिशमेंट क्या है उसके बारे में बात करता है, जो कि सब सेक्शन 2 से लेकर के सब सेक्शन 7 तक बात करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब सेक्शन 1 के बारे में, जो कि टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। तो कोई भी एक्ट इस इंटेंशन के साथ में किया जाता है कि वो थ्रेटन करे या फिर वो लाइकली टू थ्रेटन, या तो वो संकट में डालता है या फिर वो संकट में डाल सकता है क्या, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, या फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को, या फिर वो स्ट्राइक टेरर या फिर लाइकली टू स्ट्राइक टेरर। स्ट्राइक टेरर का मतलब होता है आतंक फैलाना, या तो वो आतंक फैलाता है या फिर वो आतंक फैला सकता है उस एक्ट से। किसमें? पीपल में या फिर सेक्शन ऑफ पीपल में। मान लो इंडिया के अंदर है, वो पीपल है, तो ज़रूर नहीं कि सारे पीपल, एक पर्टिकुलर सेक्शन भी हो सकता है, मान लो हिंदुओं को, या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग, राजस्थान के लोग हो गए। तो इस तरीके से सेक्शन ऑफ पीपल या फिर पूरे पीपल को, जो कि इंडिया के हो सकते हैं या फिर कोई फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है। ये सेम चीज़ फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है और ये इंडिया में भी हो सकती है। तो इसको हम टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ एक इंटेंशन की बात करता है कि उस पर्टिकुलर इंसान का इंटेंशन क्या होना चाहिए। ये तो बात करता है एक मेंस रिया के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं उसके एक्टस रिया के बारे में। तो मेंस रिया उस पर्सन का होता है कि या तो यूनिटी, इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी को थ्रेटन करना, या फिर एक स्ट्राइक टेरर करना, एक आतंक फैलाना। तो किसके द्वारा? अब इसका क्लोज ए बात करता है बाय यूजिंग, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट, अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो कि फटते हैं, या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोल वगैरह हो गया और सोडियम वगैरह हो गया, ऐसे ही कोई इनफ्लेमेबल जिससे मतलब आग लग सकती है, या फायर आर्म्स, हथियारों से, या फिर अदर लीथल वेपन। लीथल का मतलब होता है जो जान ले सकता है, जानलेवा हथियारों से। पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेज, पॉइजनस मतलब जहरीली, नॉक्शियस मतलब जो हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, वो वाली। या फिर अदर केमिकल, कोई और भी केमिकल हो सकता है, या फिर अदर सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल हो सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस है, ये बायोलॉजिकल हो सकता है। तो मान लो चाइना के कुछ एक ग्रुप मिलकर के चाहे कि भारत में आतंकवाद फैलाना, तो वो एक वायरस बना सकता है और जो कि इंडिया के अंदर फैला सकता है। तो वो किसी सब्सटेंस के द्वारा एक बायोलॉजिकल एक वेपन भी हो सकता है, ठीक है। एनी सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल हो सकता है या रेडियो एक्टिव हो सकता है, जैसे किरणें वगैरह निकलती है और वो एक पर्टिकुलर इंसानों के लिए बहुत हानिकारक होती है। या न्यूक्लियर या अदरवाइज जो कि हजार्डियस इन नेचर है। हजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक है नेचर में। या फिर एनी मीन्स ऑफ वट एवर नेचर, ज़रूर नहीं कि वो हजार्डियस नेचर का ही हो, या एनी मीन्स वो किसी भी तरीके से, जैसे कि मान लो कुछ बांध बना हुआ, यदि उस बांध का यदि पानी रिलीज हो गया तो बहुत सारे पर्सन की डेथ हो सकती है, बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। तो जब किसी पर्सन का इंटेंशन ये होते हुए कि इंटीग्रिटी, यूनिटी या सॉवरेनिटी या फिर आतंक फैलाने के लिए वो उस बांध का पानी खोल देते हैं और लोग मर जाते हैं, तो वो भी एक टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में आ सकता है। और वहाँ पे एनी सब्सटेंस, तो पानी ले लिया हमने, और वट एवर नेचर, वो हजार्डियस में नहीं है। ऊपर वाला जो ये पॉइंट है वो स्पेसिफिक बात करता है कि एनी सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल हो सकता है, रेडियो एक्टिव हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर, या फिर अदरवाइज कुछ भी हो सकता है जो कि हजार्डियस इन नेचर है। लेकिन ऐसा भी कोई सब्सटेंस हो सकता है जो कि हजार्डियस नेचर के अंदर नहीं है, जैसे कि वाटर, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो इनका यूज करने से क्या हो सकता है? किसी भी पर्सन को, भले एक ही पर्सन को हो या फिर बहुत सारे पर्सन को है, डेथ हो सकती है या फिर इंजरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर इंसान मरना ही जरूरी है। यदि इंसानों को इंजरी होती है तब भी एक टेरर एक्ट हो सकता है, ठीक है। या लॉस्ट या डैमेज या डिस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी का, या फिर डिसरप्शन होता है कोई सप्लाई या फिर सर्विसेज का जो कि एसेंशियल है टू द लाइफ। अब वो इंडिया में भी हो सकता है और फॉरेन में भी हो सकता है, ठीक है। तो डिसरप्शन, इस एक्ट की, इस सेक्शन की खास बात यह है कि कोई भी एक्ट होता है तो इंडिया के अंदर होता है तो उसको भी इंक्लूड किया गया है, और साथ में जो फॉरेन में एक्ट होता है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो कोई डिसरप्शन करता है मतलब
जैसे कोई पानी की सप्लाई जा रही है उसको तोड़ दिया, जो कि एक पर्टिकुलर एक मान लो इंडिया में कोई पर्टिकुलर जगह के लिए वो पानी की सप्लाई आ रहा है, और यदि वहाँ पर पानी की सप्लाई वो बंद हो गई तो मतलब उनके लिए पानी पीने के मतलब वो एक वहाँ पर एक संकट उत्पन्न हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, और किसी पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इसलिए जो असेंशियल है लाइफ के लिए उसकी सप्लाई या जो सर्विस होता है उसको डिसरप्शन करना, अब ये चीज़ इंडिया में भी हो सकती है और ये फॉरेन में भी हो सकती है, ठीक है। और इसका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आगे दे रखा है। फोर्थ ये बात करता है कि डैमेज करना मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया के लिए। जैसे कि अब मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया की किस तरीके से खतरे में आ सकती है, या तो प्रोडक्शन हो रहा है या स्मगलिंग हो रही है या फिर सर्कुलेशन हो रहा है, किसका, काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी का या फिर कॉइन का, यहाँ पेपर करेंसी और ये कॉइन या फिर एनी अदर मटेरियल, इसमें मान लो सोना हो गया या फिर कोई प्लेटिनम हो गया या भी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए इंडिया के लिए ज़रूरी है, और उसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो इलीगली या आप उसकी स्मगलिंग कर रहे हो या फिर उसका सर्कुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन, स्मगलिंग और सर्कुलेशन तीनों चीज़ आ गई इन पेपर कॉइन या एनी अदर मटेरियल का। अब अदर मटेरियल का हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे मान लो, अब ये तो एक चीज़ बहुत ही मतलब कॉमन सेंस की बात है कि यदि ज़्यादा लोग पैसे बनाएंगे तो एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पर एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये एनी अदर है जो मटेरियल, इससे क्या मीनिंग हो सकता है, जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर सोना स्मगल हो रहा है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट बनाती है तो वो इसके कुछ इक्विवेलेंट या फिर कुछ उसका पोर्शन होता है जो सोने का वो एक रिजर्व रखती है। सोने का एक पोर्शन रिजर्व रखने के बाद में ही वो कुछ करेंसी नोट बनाती है। तो मान लो ज़्यादा सोना आ गया तो वहाँ पर उस पैसे बनाने में और उस सोने की वैल्यू में वहाँ पर कुछ एक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया के लिए वो डैमेज पहुँचा सकती है, इसलिए तो ये खतरा हो सकता है। या फिफ्थ, डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए, जो कि इंडिया में भी हो सकती है और फॉरेन में भी हो सकती है। और उस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, या तो वो यूज होती है या फिर उसका इंटेंडेड टू बी यूज आगे उसका यूज किया जाएगा, उसका मतलब इंडिया का ऐसा इंटेंशन है कि उसको आगे यूज करेगी, या तो वो यूज हो रही है या फिर वो आगे फ्यूचर में यूज होगी, किस लिए, या तो डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए या फिर अदर पर्पज़, जो कि गवर्नमेंट का कोई भी अदर पर्पज़, गवर्नमेंट चाह रही है कि वहाँ कुछ पोर्ट वगैरह बनाए या फिर कोई ऐसे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करें, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई, उसका डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी एक टेरर एक्टिविटी के अंदर आएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनकी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर एनी ऑफ देयर एजेंसीज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी कल्चरल वगैरह जो मिनिस्ट्री हो गया, या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया, तो एनी ऑफ देयर एजेंसीज के द्वारा जैसे मान लो ये जो नारकोटिक्स वगैरह में डील करती है, तो वो जो बाहर के लोगों को मान लो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर एक पर्टिकुलर उनका ऑफिस बना हुआ है या एक डिपार्टमेंट बना हुआ है कहीं फॉरेन में, तो उसका डिस्ट्रक्शन वगैरह करना, उसका डैमेज करना, तो वो भी आ जाएगा। अब वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो इंडिया में भी हो सकती है और वो फॉरेन में भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए ज़रूरी नहीं सबका यूज़, मतलब इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करते हुए ये जो मैंने 5 एक्टिविटी बताई है ये होना, और उनका एक्टर्स रेस तो यहाँ पर हो गया। अब इनका मेंस रिया क्या है, उनका मेंस रिया है कि अब ये काम वो क्यों कर रहे हैं, ये वो काम इसलिए कर रहे हैं ताकि थ्रेट कर सकें यूनिटी, इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे कि हमने बताया था आपने कि ये जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है इसको खतरा होता है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट ये बात करता है, अब देखो ये जो भी आ रहे हैं यहाँ पे है ना, जैसे ओवरऑ करना क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, या फिर पब्लिक फंक्शनरी कोई जो आदमी सरकार के लिए काम कर रहा है उसको मार देना है ना, या फिर किडनैप करना किसी पर्सन को ताकि गवर्नमेंट को कंपेल किया जा सके, है ना। तो ये सारे के सारे एक्ट सीरियस हैं, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेकिन इन एक्ट के पीछे उस पर्टिकुलर पर्सन का या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पर इंटेंशन होना चाहिए कि वो यूनिटी, इंटीग्रिटी ये जो भी है ना उसका इंटेंशन ये होना चाहिए, तब जाकर वो टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी के बारे में। पॉइंट नंबर बी बात करता है ओवरऑ करना। ओवरऑ का मतलब होता है किसी आदमी को डराना, है ना। डराना किस लिए, किस मीन्स से डरवाना, उसको क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हुए, या फिर शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मतलब आप उसको क्रिमिनल फोर्स को यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन आप क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हो, या फिर क्रिमिनल फोर्स का अटेम्प्ट करना, ठीक है। और ओवरऑल का मतलब होता है किसी आदमी को भयभीत करना, उसको आतंकित करना, ठीक है, या फिर डेथ करना किसी एनी पब्लिक फंक्शनरी का। अब पब्लिक फंक्शनरी को आगे एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन
यहाँ पे जो वर्ड आया इसका आप जनरल मीनिंग ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी जो कि सरकार के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन की डेथ कॉज करना या फिर उसकी डेथ का अटेम्प्ट करना, ठीक है, तो वो एक टेररिस्ट कैटेगरी में आ जाएगा। और सी पॉइंट इसका ये बात करता है कि किसी भी पर्सन को डिटेन करना, मतलब उसको अपने पास में बंदी बना कर रखना, उसको किडनैप करना या अबडक्ट करना और थ्रेट देना कि उस पर्सन को या तो मार देंगे, किल कर देंगे, या फिर इंजर कर देंगे, या फिर उसके साथ में कुछ भी एक्ट कर देंगे। और वो थ्रेट क्यों करता है? ताकि वो कंपेल कर सके किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट जो कि फॉरेन कंट्री की भी हो सकती है, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन, या फिर कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो 5-7 देश के गवर्नमेंट ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो उसको कंपेल करना, ठीक है, या फिर एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको कंपेल किया जा रहा है कि किस चीज़ के लिए, कि या तो वो कोई काम करे या फिर कोई काम करने से बचे, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। काम करने के लिए भी कंपेल कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर काम किया जा रहा है उसको बंद करने के लिए भी, कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो इस चीज़ के लिए भी कंपेल किया जा सकता है, तो हम उसको टेररिस्ट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कन्फ्यूजिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि मान लो किसी पर्सन को किडनैप किया, है ना, और उसके घर वालों को थ्रेट कर रहे हैं कि उस पर्सन को मार देंगे, ठीक है, और कंपेल कर रहे हैं एनी अदर पर्सन, तो उससे घर वाले आ गए, ठीक है। तो ये सेम चीज़ उसमें होती है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाएगी, जैसे किसी आदमी को किडनैप करना फॉर द पर्पज ऑफ रैंसम, उससे रंगदारी करने के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ या टेररिस्ट एक्ट के अंदर कब काउंट होगी? तो यहाँ पे क्या है, इनका इंटेंशन है कि उनके घर वालों से पैसे मांगना, ठीक है, तो इनका जो एक्ट सीरियस है वो है पैसे मांगना, ठीक, उसके घर वालों से, तो वो पर्टिकुलर चीज़ किडनैपिंग फॉर रैंसम की कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन ये टेररिस्ट एक्ट कब बनेगा? कि टेररिस्ट एक्ट तब बनेगा जब उस एक्ट के द्वारा इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है। तो एक्ट सीरियस अल्टीमेट, जो एक कोई भी एक्ट सीरियस कर रहा है आदमी, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य लास्ट में ये होना चाहिए कि वो इनको खतरा पैदा करे, इंडिया की या फिर लोगों के अंदर आतंक पैदा करे, ठीक है, टेरर पैदा करे, या तो इंडिया में या फिर फॉरेन में। तो यहाँ पर एक जो मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक्ट को टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में डालने के लिए। तो ये तो हो गया टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन 2 वर्ड को डिफाइन करता है। ए में है पब्लिक फंक्शनरी और बी में काउंटरफीट इंडियन करेंसी क्या होता है। तो पब्लिक फंक्शनरी का मतलब होता है कोई भी ऐसा आदमी, माना फंक्शनरी यहाँ पे एक लोग से लेंगे, ना कि कोई एक डिपार्टमेंट से, है ना, कोई डिपार्टमेंट से यहाँ मतलब नहीं है, एक लोग होता है। पब्लिक फंक्शनरी एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, और वो कौन पर्सन होता है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके पास में, है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, तो इनका नाम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जिनका नाम मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो एक तो वो हो गए पब्लिक फंक्शनरी, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई करता है कि ये पर्सन है पर्टिकुलर, जो कि आज से पब्लिक फंक्शनरी की कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। तो वो एक पब्लिक फंक्शनरी बन जाएगा, ठीक है। या तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसके पास में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही ये अपने ऑफिशियल को ये नोटिफिक गजट के अंदर नोटिफाई करता है। बी बात करता है काउंटरफीट इंडियन करेंसी क्या होता है। काउंटरफीट इंडियन करेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेंसिक अथॉरिटी जो कि या तो ऑथराइज है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसी भी एक करेंसी को डिक्लेयर करती है कि ये जो पर्टिकुलर करेंसी है वो काउंटरफीट करेंसी है। और वो डिक्लेयर ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको लगता है कि वो जो नकली कॉपी है ओरिजिनल करेंसी की, वो इमिटेट करती है। इमिटेट का मतलब होता है उसके नकली कॉपी होना, ठीक है। या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है विद द की सिक्योरिटी फीचर ऑफ इंडियन करेंसी। जैसे कि इंडियन करेंसी 500 का नोट हो गया, तो उस 500 के नोट में 7-8 चीज़ें ऐसी होती है जो कि एक सिक्योरिटी फीचर होती है। जैसे आप उस नोट को यदि लाइट के सामने देखेंगे तो आपको एक कोने में 500 रुपये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे पट्टी होती है जो कि अलग अलग रंग में चमकती है। तो इस तरीके से इस नोट की ऑथेंटिसिटी के लिए सिक्योरिटी फीचर होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उन सिक्योरिटी फीचर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, मतलब उन सिक्योरिटी फीचर को भी वहाँ पे कॉपी किया जा चुका है, ठीक है। या फिर या तो उसकी वो इमिटेट है, उसकी नकली कॉपी है, या फिर जो उसके सिक्योरिटी फीचर हैं उनको भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो इन दोनों रीजन से ये जो फॉरेंसिक अथॉरिटी है वो उसको डिक्लेयर कर देती है कि ये काउंटरफीट करेंसी है, तब जाकर के वो एक काउंटरफीट इंडियन करेंसी मानी जाएगी,
ठीक है। तो ये फॉरेंसिक अथॉरिटी के द्वारा डिक्लेयर की जानी चाहिए। अब यहाँ तक पूरा बात हो गई एक्सप्लेनेशन के बारे में, टेररिस्ट एक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में, जो कि सब सेक्शन 2 से शुरू होती है और सब सेक्शन 7 तक जाती है। सब सेक्शन 2 ये बोलता है, जब कोई टेररिस्ट एक्ट करता है और उसमें किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट है या तो डेथ या फिर एलआई। डेथ या फिर एलआई दोनों में से कोई पनिशमेंट उसको मिलेगी। दोनों में से कोई भी मिले, लेकिन फाइन साथ में कंपलसरी होगा। यदि किसी को डेथ मिलेगी तो भी फाइन मिलेगा, यदि किसी को एलआई मिलेगी तो भी उसको फाइन मिलेगा। यदि किसी टेरर अटैक में डेथ वगैरह नहीं होती है अदर केसेस में, तो उस कंडीशन में 5 साल तो मिनिमम उसको पनिशमेंट होगी और साथ में वो एलआई तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। थर्ड ये बात करता है कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट के लिए कॉन्स्पायर करता है, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी करता है या अटेम्प्ट करता है। मान लो उसने टेररिस्ट एक्ट किया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये एडवोकेट करता है। एडवोकेट का हिंदी में शब्द, इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको पक्ष पोषण, मतलब कोई एडवोकेट का करने का मतलब हो गया कि कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ और आप उसका पक्ष ले रहे हो, ये जो काम हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, उस टेररिस्ट एक्ट का एडवोकेट करना, ठीक है। उसका पक्ष पोषण करना, आप उसका पक्ष का साथ देना, या अबेट करना, दुष्प्रेरण करना, एडवाइस देना कि आप इस तरीके से एक टेररिस्ट एक्ट को कर सकते हो, या फिर इंसाइट करना। इंसाइट का मतलब होगा कि उस आदमी को उकसाना, ठीक है। और उस आदमी को उकसाना कोई किसी दुख का सहारा लेकर के, या फिर उसको कोई मतलब ऐसे, मतलब जैसे इंसाइट जैसे आप देखते होंगे फिल्मों वगैरह में कि किसी पर्सन का, मान लो फैमिली में किसी डेथ हो गई है और उसकी डेथ किसी फौजी के कारण से हो गई है, तो टेररिस्ट ग्रुप वाले उसको आकर उकसाते हैं कि तेरे बाप को इसने मारा है तो तू वापस टेररिस्ट एक्ट को ज्वाइन कर ले। तो इस तरीके से उसको उकसाना, उसको इंसाइट करना, या डायरेक्टली या फिर नोविंगली फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मतलब हो गया कि किसी काम को करने में हेल्प करना। कमीशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट, मान लो कोई टेररिस्ट एक्ट हो रहा है और उसमें आपने नोविंगली या फिर डायरेक्टली आपने फैसिलिटेट करा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक मॉल में लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब वो बचने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह पे छुप जाते हैं, तो टेररिस्ट उनको ढूंढते हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो बहुत टाइम तक ढूंढेगा तो शायद तक उनको मिल जाएंगे, लेकिन एक पर्सन आता है जो कि बोलता है कि ये पर्टिकुलर लोग इस स्टोर में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो वो टेररिस्ट वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी पर्सन होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। तो एक फैसिलिटेट होना मतलब एक स्मूथ तरीके से उसकी हेल्प करना कि वो काम ईजिली हो जाए, ठीक है। तो वो कमीशन हो रहा था वहाँ पे टेररिस्ट एक्ट का, तो उसने फैसिलिटेट करा वहाँ पे, तो ये इस की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर एनी एक्ट जो कि प्रिपरेटरी है। प्रिपरेटरी का मतलब मान लो अभी अटैक हुआ नहीं है, टेररिस्ट अभी बंदूकें वगैरह सारी इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास मान लो 9 बंदूक आ गई, लेकिन एक बंदूक की उनके पास में कमी है, तो एक कोई उनका चाहने वाला होगा और उसके पास में कोई बंदूक होगी, तो इसने क्या करा कि वो अपनी गन उसको दे दी, ठीक है। अब अभी तक टेररिस्ट एक्ट हुआ नहीं है लेकिन उसकी प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पे, और प्रिपरेशन में आपने उसकी इंगेज किया, मतलब फैसिलिटेट करा आपने वहाँ पर, तो इसको, तो ये इन सब की तो ये इस पर्टिकुलर सबसेक्शन के अंदर आ जाएगा। और इसके लिए मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की है, जो कि एलआई तक हो सकती है, और साथ में फाइन भी, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना आपको, कॉन्स्पायर, अटेम्प्ट, एडवोकेट, अबेट, एडवाइस, इंसाइट या फैसिलिटेट करना। सब सेक्शन 4 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन या तो ऑर्गेनाइज करता है या कोज टू बी ऑर्गेनाइज, या फिर ऑर्गेनाइज करवाता है कोई कैंप को जिसमें ट्रेनिंग होती है टेररिस्ट एक्ट के लिए, ठीक है। या फिर रिक्रूट करता है, भर्ती करता है, या फिर कोज टू बी रिक्रूटेड, या भर्ती करवाता है लोगों से, या तो एक पर्सन की या फिर बहुत सारे पर्सन की, किस काम के लिए, ताकि वो टेररिस्ट एक्ट कर सके। तो ये भी एक तरह का ऑफेंस है, पनिशेबल है, जो कि मिनिमम इसके लिए 5 साल की पनिशमेंट है, जो कि एलआई तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। सब सेक्शन 5 ये बात करता है कि यदि कोई टेररिस्ट एक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेंबर होता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट जो कि एलआई तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। एक ऐसा पर्सन जो कि टेररिस्ट ऑफेंडर है, ठीक है, उसको हार्बर करना, हार्बर मतलब उसको आश्रय देना, उसको फूड प्रोवाइड करना, उसको शेल्टर प्रोवाइड करना, उसको क्लोथ प्रोवाइड करना, उसको पैसे प्रोवाइड करना ताकि वो भाग सके, ठीक है। या फिर उस पर्सन को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम देना, अपनी कार देना, अपनी बाइक देना, अपनी साइकिल देना, ठीक है। या फिर उस पर्सन को छिपाना, कंसील करना, या फिर इनका अटेम्प्ट करना, हार्बर करने का अटेम्प्ट करना या फिर कंसील करने का अटेम्प्ट करना, इनका अटेम्प्ट भी यहाँ पर पनिशेबल है, ठीक है। हार्बर, कंसील और इन दोनों का अटेम्प्ट वो भी एक पनिशेबल है किसी टेररिस्ट ऑफेंडर को। तो मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है एलआई तक और विथ फाइन। पर ये जो पर्टिकुलर सबसेक्शन है वो इस स्पाउस के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन है,
ठीक है। हार्बर मतलब उसको अपने घर में रखना वगैरह, उसको खाना देना। तो आदमी कोई भी ऑफेंस करके आता है तो वो अपने घर में ही रहता है ना। तो ये क्योंकि हमारे कस्टम वगैरह माना गया है कि हस्बैंड वाइफ एक ही होते हैं, और एक जनरल ही बात है कि हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी बाहर काम करके आएगा तो आएगा तो अपने घर में आएगा। तो इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए उसके स्पाउस को लाइबल नहीं कर सकते। मान लो कोई टेररिस्ट एक बम फोड़ गया है बाहर, वो घर में आके वो खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी वाइफ ने खाना डाल दिया, ठीक है, और उसको वो घर में सो भी गया, तो उस जो उसका स्पाउस है, स्पाउस उसका हस्बैंड हो सकता है, उसकी वाइफ भी हो सकता है। यदि मेल है तो उसकी वाइफ, और यदि वुमन है तो उसका हस्बैंड। स्पाउस कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मतलब एक लाइफ पार्टनर की बात करता है, वो कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। तो उस स्पाउस के ऊपर ये पर्टिकुलर सबसेक्शन नहीं लगेगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 7 के बारे में। सबसेक्शन 7 ये बात करता है कि नोमिंगली उसको पता है कि प्रॉपर्टी को पजेस करता है, अपने पास में रखता है, फिर एक्वायर करता है, ठीक है। या तो पजेस करना या फिर प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, मतलब लेना प्रॉपर्टी को, जो कि टेररिस्ट एक्ट के द्वारा एक वो मिली हुई है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जो कि टेररिस्ट एक्ट के कारण से बनी है, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में रखना, मान लो पैसे हो गए, मान लो एक टेररिस्ट एक्ट हुआ और उसमें 10 करोड़ रुपए आए, तो 10 करोड़ का पोजीशन करना। या फिर टेररिस्ट एक्ट किया और आप प्रॉपर्टी का एक्वायर कर रहे हैं, मान लो एक प्लॉट वगैरह अपने पास में, ये बोल रहे हो कि ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाएगा, या फिर 10 लाख रुपए आप उस पर्सन से ले रहे हो, तो कोई भी टेररिस्ट एक्ट से मिली हुई प्रॉपर्टी को या तो पजेस करता है, एक्वायर करता है, वो एक ऑफेंस होता है, पनिशेबल ऑफेंस होता है, जो कि इसके लिए इम्प्रिजनमेंट जो कि LI तक भी जा सकती है और विथ फाइन। इसका एक्सप्लेनेशन नंबर ये बात करता है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP, एक ऐसा ऑफिसर जो कि SP से, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे नीचे कैटेगरी का रैंक का नहीं है, उसका SP या फिर SP से ऊपर की रैंक है वो वाला पुलिस से डिसाइड करेगा कि किसी पर्सन ने कोई टेररिस्ट एक्ट किया है, तो वो इस सेक्शन के अंदर उसको केस दर्ज होगा, या फिर वो UAPA 1968 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि टेररिस्ट को डील करने के लिए बनाया हुआ एक एक्ट है, तो इन दोनों में से किस सेक्शन में उसका दर्ज होगा, या तो UAPA में होगा या फिर इस सेक्शन में होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये SP ही डिसाइड करेगा, SP या फिर SP से ऊपर वाले रैंक का। आप इस UAPA जो एक्ट है इसका सेक्शन नंबर 15 देखेंगे तो आपको ये सेम टू सेम डेफिनेशन जो मैंने आपको सब सेक्शन 1 में बताई है, वो सेम टू सेम आपको 2 कॉपी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है SP के बारे में, SP के वो किस धारा के अंदर या फिर किस एक्ट में वो ऑफेंस को वो रजिस्टर करना चाह रहा है। वो चाहे तो इस सेक्शन में भी कर सकता है 113 के अंदर भी, BNS के अंदर, या फिर वो UAPA 1967 में भी कर सकता है। ये SP और SP से ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर के पास में पावर होती है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया टेररिस्ट एक्ट जो कि सेक्शन 113 और BNS के अंदर आता है, ठीक है। और आपको BNS के बारे में कोई सा भी टॉपिक देखना है, कोई सा भी सेक्शन देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू।